अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th का, मैंने सोचा कि आपको पहले एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए जाएं। तो आज हमने क्या करना है, हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं क्लास 9th केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज। ठीक है, तो पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करने हैं एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं, हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आज चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। एमसीक्यूज बाकी थे इसके, तो एमसीक्यूज हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर के भी एमसीक्यूज स्टडी करेंगे। तो हम पहले हम क्या करेंगे, हमारी एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट हो गई है। हम एमसीक्यूज तमाम चैप्टर्स की कोशिश करेंगे कि वो हम अपने लेक्चर्स में अपने एमसीक्यूज को कवर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज है आपके सामने। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड डैश केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडस्ट्रियल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल। तो हमें अच्छी तरह से पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट देख लीजिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड डैश। कि जब हम किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास या मोल। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वह ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। जब भी किसी मासेस के साथ ग्राम लग जाता है तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी लिखा होगा वो ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो एटॉमिक मास के साथ जब ग्राम लगा होगा तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कि इन तमाम चीज़ों में से हम किसको फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड को नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन की वजह से बनता है, दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। एलिमेंट को नहीं कर सकते, सब्सटेंस को भी नहीं कर सकते। मिक्सचर जो होता है उसको हम फिजिकल मेथड से ही बनाते भी हैं और फिजिकल मेथड से ही सेपरेट भी करते हैं। फिजिकल मेथड का मतलब मैंने आपको समझाया था। फिजिकल मेथड्स का मतलब होता है जो चीज़ हम खुद करते हैं, हम खुद जो मिक्सिंग करें और फिर उनको सेपरेट आउट करें, तो ये चीज़ फिजिकल में आ जाती है। और अगर हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू कोई चीज़ करवाएं तो वो फिर केमिकल रिएक्शंस में आता है, वो केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो चीज़ हम अपने हाथों के ज़रिए करते हैं, हम खुद जो चीज़ करते हैं वो फिजिकल मेथड्स कहलाते हैं और उनको हम उसी तरह से फिर सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मिक्सचर। क्या मिक्सचर वो वाहिद सब्सटेंस होता है। मिक्सचर जब भी हम कभी भी किसी चीज़ का मिक्सचर बनाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हम उनको ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू या एवापोरेशन के थ्रू, उसको हीट करके। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, द मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मोलर मास क्या है। तो ये बहुत आसान है, आपको इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, किस तरह से कैलकुलेशन की थी हम लोगों ने, इसी कैलकुलेशन आपको उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में किया था। तो देखो H2SO4 आपको इसके लिए पता होना चाहिए हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, के यहाँ पे कितने हैं 2, सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, लेकिन क्या है यहाँ पे 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 1 2 प्लस 32 प्लस 16 4 64, तीनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 98 ग्राम। तो इस तरह के एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आप करेक्ट आंसर लाएंगे। तो H2SO4 का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है 98 ग्राम। तो ये रहा आपके पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज डैश। के वो मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, मोनो, पॉली, हेट्रो या डाई। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, मोनो का मतलब होता है 1, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और डाई का मतलब होता है 2। तो वो मॉलिक्यूल जो 2 एटम से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, अ फार्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। के वो फार्मूला जिसके अंदर एक्चुअल नंबर होते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, उसको क्या कहते हैं। तो हमने अच्छी तरह से पता है हमने पीछे पढ़े थे, 2 तरह के फार्मूलाज होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक में आपको सिंपलेस्ट रेशो मिलता है और आपको एक्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नजर आते हैं। तो जिसमें आपको एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल नजर आते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जिसमें आपको सिंपल रेशो मिलता है होल नंबर में और एक्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वो कहलाता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो देख लीजिए, आपसे पूछ रहे हैं कि वो फार्मूला जिसके अंदर एक्चुअल नंबर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाता है। तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, केमिकल, एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो फार्मूला जिसके अंदर आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लाइक इज दिस C6H12O6। अब ये आपके पास फार्मूला है 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। इसमें एक्चुअल नंबर हर एटम के मौजूद है कि भाई इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 हैं, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। लेकिन अगर इसी का आप रेशो निकाल लोगे इस तरह से 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो आपका फार्मूला बन जाएगा CH2O। अब इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहोगे आप, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आ रहे। ठीक है,
तो ये सिंपलेस्ट फार्मूला कहलाता है और ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको इस तरह के एमसीक्यूज सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, इथाइल अल्कोहल वाज प्रिपेयर्ड बाय। इथाइल अल्कोहल जो केमिकल था, केमिकल कंपाउंड है, वो किसने बनाया था? इब्न सीना ने, अल राजी ने, अल बेरूनी ने या जाबिर बिन हयान ने। तो आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट में याद किया है, तो अल राजी ने बनाया था बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है अल राजी। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो इस एमसीक्यूज में बुक में थोड़ी मिस्टेक है। क्यों? उसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ। देखो होमो का मतलब मैंने आपको ऊपर, हेट्रो का मतलब क्या बताया? डिफरेंट। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। कह रहे इनमें से कौन सा वाला सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। देखो ये चारों ऑप्शन आपको मॉलिक्यूल के दिए हुए, कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो होमो नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो उसमें सारे के सारे होमो नहीं है, सिर्फ एक होमो है। तो ये हमारे पास मिस्टेक है एमसीक्यूज के अंदर। यहाँ नॉट नहीं आएगा, यहाँ आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि इनमें से कौन सा होमो एटॉमिक है। क्योंकि देखो होमो का मतलब होता है सेम, तो सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा? वो मॉलिक्यूल जिसमें दोनों सेम एटम्स हो। तो यहाँ पर भी दोनों सेम एटम्स नहीं है, यहाँ पर भी दोनों सेम एटम्स नहीं है, यहाँ पर भी दोनों सेम एटम्स नहीं है, यहाँ पर दोनों सेम एटम्स हैं। H और H मिलकर H2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम एटम्स हैं। तो आपके पास इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, H2। यानी H2 एक ऐसा एटम है जिसमें दोनों सेम एटम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज। हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? पीछे मैंने भी आपको एक फार्मूला कैलकुलेट कर, एक फार्मूला मैंने एम्पेरिकल पीछे मैंने भी आपको पिछले वाले एमसीक्यूज में एक फार्मूला मैंने आपको एम्पेरिकल कैसे बनाते हैं वो करके दिखाया था। अब यहाँ भी देखो आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H2O2। अब इसका आप रेशो ले लो, 2 1 2 2 1 2, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? HO। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? HO। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज डैश, के मैटर जो प्योर फॉर्म में होता है, किसी भी मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? तो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म कहलाती है सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। होप्स कि आपको तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अब हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो आज अभी हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन डैश, के हम किसी भी एटम के अंदर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सम करते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हासिल होते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हासिल होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हासिल होते हैं, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं कि किसी भी एटम के अंदर जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, उसको क्या कहते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि एटम के अंदर मौजूद जो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। इनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, जो इनसाइड द एटम मौजूद होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इनसाइड द एटम कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कि हम जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक तरह से अगर आपको याद हो तो हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर 2 टर्म्स पढ़ी थी ना पिछले वाले चैप्टर में, तो ये वही चीज़ है। तो मास नंबर जिसको बोलते हैं ना, मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस किया जाता है, तो वही बेसिकली क्या कहलाते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, कह रहे हैं कि अगर प्रोटॉन नंबर 19 है, यानी आपको एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है किसी भी एटम का, वो आपको नहीं पता कौन सा एटम है, बस आपको एक क्वेश्चन दे दिया है कि भाई प्रोटॉन नंबर भी आपको अच्छी तरह से पता है, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर कह रहे हैं आपको एक एटम का दिया हुआ है 19, कह रहे हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपको किस सेंस में पूछ रहे हैं? ये एटम्स के फिलिंग के हवाले से पूछ रहे हैं कि एटम्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे कि 19 बनेगा। तो आपको अच्छी तरह से मैंने बताया था कि हमारे पास शेल्स और सब शेल्स होते हैं, KLMNOP एंड सो ऑन, ठीक है। ये शेल्स और सब शेल्स होते हैं। फिर आपको ये भी मैंने बताया था कि के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 आते हैं, फिर एम में 18 आते हैं, और ये चलता रहता है, ठीक है। तो देखो आपसे कह रहे हैं कि अगर 19 आपके पास किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है तो बताओ कि इस सेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो अगर हम 19 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो देखो फर्स्ट में 19 के हिसाब से आपको फिल करना है, तो फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए, कितने बचे? 8 और 2 10, कितने बचे? 9। तो आखिरी वाले में कितने आएंगे? एम में 9 शेल आएंगे। इसका मतलब एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? 2 8 9। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। देखो हमारे पास ये शेल्स हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने हैं, 19 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो पहले में आपके पास 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तो 8 और 2 10, 19 में से कितने बचे? 9 पीछे बचे, तो यहाँ पे कितने आ गए? 9। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है? 2 8 और 9।
नेक्स्ट देख लीजिए, इफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19, कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है आपको दिया हुआ है 39। नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपको समझ में आ गया होगा ना, एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है 39, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम करके बताया हुआ है, जिसको हम मास नंबर कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। कह रहे हैं आपको पोटेशियम का मास नंबर दिया हुआ है 39, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, अब इस 39 के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, अब आपको अच्छी तरह पता है कि 39 कैसे बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके बना है ना। तो अगर आप 39 का हाफ करते हैं तो क्या बनता है, तो 19 और 19 को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 19 और 9 को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, 38 बनेगा। ठीक है, तो हमने ये बात भी पढ़ी थी कि हमेशा हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन बराबर नहीं होते, प्रोटॉन बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन कभी ना कभी ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। तो इस वाले केस में भी क्या है कि 19 प्रोटॉन तो है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 20 हैं। जब भी आपके पास क्या मास बनेगा, आपके पास 39 बनेगा। ठीक है, 19 19 38 होते हैं, तो 19 तो प्रोटॉन है, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या बनेगा, 39 मास बनेगा। तो इसका मतलब आपके पास इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। नेक्स्ट देख लीजिए, द आइसोटोप ऑफ C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ डैश, कहने के जो C12 यानी कार्बन जो 12 होती है, कार्बन 12 जो होता है, यानी कार्बन, वो कार्बन के 3 बहन भाई होते हैं, कार्बन 12 13 और 14। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा नेचर में कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है। तो नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है, कितना एग्जिस्ट करता है, 98.8%। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली हम किसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो आप हमेशा ये बात याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से किस सेल्स में कितने अरेंज हुए हैं, कितने निकले, कितने आए, लॉस और गेन, सब हम किसका पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, कहने के इन तमाम पार्टिकल्स में से कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होने वाला है, यानी सबसे ज़्यादा अंदर तक जाने वाला है। किसी भी चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो अंदर तक कोई चीज़ चली जाती है उसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, अंदर तक किसी भी चीज़ का चले जाना पेनिट्रेशन होता है, पार्टिकल्स के सेंस में अगर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एटम होता है, तो एटम के अंदर कौन सा वाला पार्टिकल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है, सबसे ज़्यादा अंदर तक जा सकता है। और एक बार हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा छोटी होती है ना साइज में, वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होती है किसी भी चीज़ के अंदर। तो आपको कह रहे हैं कि इन 4 पार्टिकल में से कौन सा वाला मोस्ट पेनिट्रेटिंग है, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है, वो जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है इन 4 पार्टिकल से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इन तीनों से सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी सब शेल्स इन एल शेल, कहने के एल शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं। अब सब शेल्स क्या होते हैं, देखो मैंने आपको यहाँ बताया था KLMNOP वगैरह, तो ये तमाम शेल्स, ये तमाम क्या कहलाते हैं, शेल्स कहलाते हैं। इनके अंदर भी मजीद छोटे शेल्स होते हैं, इनको सब शेल्स बोलते हैं, उनको SPDF कहा जाता है। तो के अंदर भी होते हैं LMNOP, हर शेल के अंदर एक सब शेल होता है, और सब शेल टोटल 4 होते हैं, SPDF। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि एल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, तो भाई के अंदर एक ही सब शेल होता है, एल के अंदर 2 होते हैं, एस और पी, इनके नंबर्स के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि एस का जो अपना नंबर होता है, एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 आपके पास के में आ गए, तो यहाँ पे तो के और एस खत्म हो गए। अब हम एल की बात करें तो एल में आपका एस भी आएगा और पी भी, क्योंकि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो के में कितने सब शेल्स होते हैं भाई, एस और पी 2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TWO2। नेक्स्ट है डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव टू इलेक्ट्रॉन इन डैश, के डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट है जिन्होंने वेव पार्टिकल ड्यूरेटिव को एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने ये बताया था कि जो वेव्स होती हैं और जो पार्टिकल्स होते हैं वो दोनों नेचर रखते हैं, पार्टिकल वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। ठीक है, तो ये उन्होंने किस सन में एक्सप्लेन किया था, तो ये उन्होंने 1923 में एक्सप्लेन किया था। ये अपना पूरा जो इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, पूरा जो मेथड था, पूरी जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो इन्होंने हमें 1923 में एक्सप्लेन की थी, और जो इनकी एक्सप्लेनेशन थी वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहलाती हैं। ठीक है, मैं चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको तमाम बातें भी समझ में आ जाएंगी जो मैं भी आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए, नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच यूज इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, कह रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का पूरा एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो मटेरियल स्क्रीन पे यूज़ किया गया, उस मटेरियल का नाम बताइए। तो उस मटेरियल का नाम था जिंक सल्फाइड, जो स्क्रीन पे यूज़ किया गया। ठीक है, लास्ट क्या है, विच रेस आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किस इनमें से कौन सी रेस को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जम्स फ्री करना, हीट करके। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इन तमाम रेज में से कौन सी वाली रे यूज़ की जाती है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, यानी उनको जम्स फ्री करने के लिए। तो गैमा रेस को यूज़ किया जाता है मटेरियल्स को, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको जम्स फ्री करने के लिए। ठीक है, होप्स हो कि आपको दोनों चैप्टर्स के MCQ समझ में आए होंगे।
सेकंड चैप्टर के अगर एमसीक्यूज आपको समझ में नहीं भी आए हैं, अगर एक आध आपको समझ में नहीं भी आए तो जब हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।